आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। संविधान निर्माण की परंपरा प्रारंभ होने के पहले मानव के मूल अधिकारों को प्राकृतिक या अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, नेचुरल राइट्स या इनएलिनेबल राइट्स कहा जाता था, जिसका प्रयोग लोग अपने शासकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए करते थे। आधुनिक युग में सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड की जनता ने अपने अधिकार पत्र सम्राट जॉन को सौंपते हुए उन्हें नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाध्य किया था। इसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया, जो मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसी प्रकार 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति को भी नागरिक अधिकारों के आंदोलन के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति को भी जाना जाता है, जिसका महत्वपूर्ण नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। भारतीय राजव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जब भारतीय संविधान की रचना की जाने लगी तो संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर एक व्यापक अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स तैयार किया। इस बिल ऑफ राइट्स पर संविधान की उप समिति में 11 दिन, सलाहकार समिति में 2 दिन एवं संविधान सभा में 25 दिनों के विचार विमर्श के उपरांत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा गया। अंततः इसे मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत शामिल किया गया। ये मौलिक अधिकार नागरिकों के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आधारभूत स्थितियां प्रदान करते हैं, जिसका हनन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सामान्य स्थिति में इन अधिकारों को सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग, सर्वाधिक रोशन भाग, सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है, मतलब मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट कहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कथन है, द डिक्लेरेशन विच वी मेक टुडे इज ऑफ द नेचर ऑफ प्लेज टू आवर ओन पीपुल एंड ए पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ऐसी बातें डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 है। प्रारंभ में आर्टिकल 19 का 1F, क्लॉज 1F और आर्टिकल 31 में राज्य के प्राधिकार से लोक प्रयोजन के लिए संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने का अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 संपूर्ण अनुच्छेद और आर्टिकल 19 का क्लॉज 1F का लोप करते हुए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके और उसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स के रूप में जोड़ दिया गया। तो आइए हम मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 को ठीक से समझते हैं। आर्टिकल 12, इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य में भारत सरकार तथा संसद, प्रत्येक राज्य सरकार का विधानमंडल, भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकार, ट्रिब्यूनल्स जैसे नगरपालिका, जिला, मंडल, पंचायतें इत्यादि और अन्य प्राधिकार भी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, LIC ऑफ इंडिया, ONGC, वायल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जिसे कहते हैं, और ये सभी आर्टिकल 12 के अधीन राज्य माने गए हैं। इसमें अदर ट्रिब्यूनल मतलब अन्य प्राधिकार शब्द विवादित रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में कहा गया था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा पंजीकृत है, किंतु इसको राज्य नहीं माना गया। तो जस्टिस PN भगवती कहते हैं कि लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म की मंद गति और अनिवार्य बाध्यताओं से बचने के लिए सरकार चाहे तो एक निगम को कार्य सौंप सकती है, लेकिन मूल मानवीय अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए ये बहुत आसान होगा कि वो किसी भी विभाग को, किसी भी सरकारी विभाग को, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेलवे इत्यादि को आर्थिक क्रियाकलाप को निजी हाथ में सौंप दे, जिससे कि
निजी कंपनियों के हाथों जनता के मूल अधिकार का हनन हो सकता है। तो इसी को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कुछ कसौटियां निर्धारित की हैं। जैसे न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि संबंधित निकाय जिसे सरकार ने कार्य सौंपा है अपने कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है, या सरकार का कितना शेयर कैपिटल है और कंपनी का कितना शेयर कैपिटल है। इस बात की जांच न्यायालय कर सकती है। क्या संबंधित निकाय का नियंत्रण सरकार द्वारा नियुक्त डायरेक्टर्स कर रहे हैं? क्या राज्य उस निकाय पर अपना व्यापारिक नियंत्रण रख रही है? क्या उस निकाय को राज्य द्वारा संरक्षित एकाधिकार या मोनोपोली या कोई प्रतिष्ठा मिली है? इस बात की जांच न्यायालय कर सकती है। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकार कहता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन होने के बाद न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकार से असंगत है तो वह उस विधि को उस मात्रा तक रद्द कर सकता है या अमान्य घोषित कर सकता है जिस हद तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। हालांकि आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में स्पष्ट किया गया है कि विधि शब्द के अंतर्गत वैसे संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है जो आर्टिकल 368 के अनुसार किए गए हों। अतः किसी ऐसे संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, सिवाय उस स्थिति के जब किसी मूल अधिकार विशेष को संविधान के मूल तत्वों बेसिक एलिमेंट्स में शामिल किया गया हो। संविधान का बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ठीक से समझने के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का अवलोकन किया जा सकता है। तो जो पहला मौलिक अधिकार अभी वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त प्रतिबंध हर एक तरह के मौलिक अधिकार पर लगाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा। जैसे आर्टिकल 15 में ही क्लॉज 3 में लिखा गया है कि बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के हित में अनेक संरक्षण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रावधान करता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए। आर्टिकल 16 देश के समस्त नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में सरकारी सेवा में अवसर की समानता प्रदान करता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 नौकरी देने के लिए निवास संबंधी शर्तें लगा सकती हैं सरकारें, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में देश के पिछड़े और वंचित वर्ग के लिए उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था देने की बात कही गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया था 1955 के द्वारा, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। पुनः 1976 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया इसे संशोधित करके। आर्टिकल 18 में शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, जिसका अपवाद पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न जैसे पुरस्कार हैं। आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 भारतीय नागरिक को ये बताता है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विदेशों से कोई भी पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसे विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 14 में प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की बात कही गई है। आर्टिकल 14 में प्रयुक्त शब्द विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण में विधि का शासन एवं समान न्याय की अवधारणा समाहित है। विधि के समक्ष समता, रूल ऑफ लॉ में विधि का वही अर्थ है जो डायसी के विधि के शासन की न्याय की अवधारणा का है। दूसरी ओर विधियों का समान संरक्षण में विधियों का अर्थ है कि राज्य ऐसी विधियां बनाए जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण प्रदान करे, परंतु उच्चतम न्यायालय इसमें कोई अंतर नहीं देखता है। जैसा कि जस्टिस पतंजलि शास्त्री कहते हैं कि दूसरा पद पहले पद का ही स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि उस स्थिति की कल्पना करना बहुत कठिन है जिसमें विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होने से विधि के समक्ष समता का उल्लंघन न हो।
हालांकि विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसका अर्थ है कि कानून के सामने व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं करना, जबकि विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक अर्थ प्रदान करता है, जो व्यक्तियों की परिस्थितियों के आधार पर कानून बनाने और लागू करने पर जोर देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर सेना की बहाली सरकार द्वारा की जा रही हो और शेड्यूल ट्राइब के उसके लिए नियम बना दिया गया हो कि जिसका हाइट 5 फीट 8 इंच है वही सेना की भर्ती में आ पाएंगे, तो शेड्यूल ट्राइब में रहने वाले झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों की ऐसी जनजातियां जिनकी हाइट बहुत कम होती है वो इसमें नहीं आ पाएंगे। तो ये विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लगा देने से उनके साथ एक अन्याय हो जाएगा। इसलिए भारत का संविधान विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है, तो वो एक सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विधि के समक्ष समता, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में लिख दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों को उपयोग हेतु कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे तालाब, सड़क, कुआं या मनोरंजन के स्थान जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे कोई भेदभाव इन आधार पर नहीं होगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। 19 के ए में 19 क्लॉज 1 में है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। 19A में हम सूचना के अधिकार को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों से सामान्य जनता सूचना मांग सकती है सरकारी कार्यों के बारे में, लेकिन इन पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध है। राज्य की सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध, अपराध के लिए उत्तेजित करना, इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मुद्दों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है इन पर, जैसा कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इनको सीमित किया गया इस अधिकार को। 19B में शांतिपूर्ण सभा अथवा जुलूस बिना हथियार के निकालने की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी यहाँ भी पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, संप्रभुता और भारत की अखंडता के सवाल पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 19 के क्लॉज C में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन सैनिकों के लिए ऐसी स्वतंत्रता नहीं है अनुशासन बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर सैनिक अलग अपना संगठन बना ले तो हो सकता है सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें कभी। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने बसने की स्वतंत्रता है। 19 का E देश के किसी भी क्षेत्र में अस्थायी निवास बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अनुसूचित जनजातियों, जातियों के हितों को देखा जाता है, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। 19G में अपनी पसंद का व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। जैसे 20 का क्लॉज 1 किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक दोष सिद्ध न हो जाए। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा होगा, अपराध करते के समय जो कानून था उसी के तहत उसे सज़ा दिया जाएगा। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब उसको आजीविका के महत्व को भी इसमें रेखांकित किया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न हो रहा है किसी मजदूर को, तो उसकी मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार से वंचित करने के बराबर है ये, और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यदि आजीविका के अधिकार को संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाएगा तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने के लिए आसान तरीका है कि उसकी आजीविका ही छीन ली जाए। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। जैसे एकांतता का अधिकार, एक राइट ऑफ प्राइवेसी जिसकी चर्चा बहुत होती है, हालांकि संविधान में अलग इसकी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन किंतु फ़ोन पर बिना किसी बाधा के बात करने के अधिकार को राइट ऑफ प्राइवेसी के रूप में जाना जा सकता है। जब तक किसी विधि द्वारा अनुमोदित न किया जाए तब तक किसी के टेलीफोन को टैप करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें न्यायालय द्वारा समय समय पर इस तरह के निर्णय आए हैं। जैसे सभी डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी,
उनका दायित्व है कि घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत उनकी डॉक्टरी सहायता प्रदान करें। लेकिन वो अगर कहते हैं कि पुलिस द्वारा की जाने वाली कानूनी औपचारिकताएं पूरी होंगी तभी वो प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ पे भी मौलिक अधिकार का 21 के मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है और ये गलत कदम होगा। तो आर्टिकल 21A को अगर हम देखें तो 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 22 में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। आरोपी व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का भी अधिकार होगा। आर्टिकल 22 का क्लॉज 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध कानून के अंतर्गत व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है, जो राज्य और देश की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 मानव व्यापार, बेगारी तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। राज्य सार्वजनिक कल्याण के लिए श्रम योजना लागू कर सकती है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स NCC वगैरह की भर्ती कर सकती है। हालांकि इस योजना में धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी आर्टिकल 23 को मजबूत बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट 1975 में पारित किया गया था। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 कहता है देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सार्वजनिक व्यवस्था और समाज कल्याण और सुधार के प्रश्न पर इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इत्यादि के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 30 में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। छठा जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है और इन कार्यवाहियों को या किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई नागरिक भी आवेदन कर सकता है इसके लिए। तो ये 5 प्रकार के रीट हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, यह उस व्यक्ति की मांग पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अनुसार उपस्थित करे ताकि न्यायालय द्वारा बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है कि वह अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे। तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न स्तर के न्यायालय और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जो होते हैं, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि वह किसी विशेष मामले को जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर कार्यवाही न करें, अर्थात कार्यवाही करने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है। चौथा है उत्प्रेषण, क्रेटेरोरी, इसके द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देते हैं कि वो अपने पास लंबित मुकदमे को जो पेंडिंग ट्रायल हैं उनको न्याय निर्णय के लिए, डिसीजन के लिए अपने से वरिष्ठ न्यायालय को, अपने से ऊपर वाले न्यायालय को भेज दें।
अर्थात ये कैटेगरी उस समय जारी किया जाता है जब कोई मुकदमा अधीनस्थ न्यायालय में लंबित होता है और उनको बताया जाता है कि वो ऊपर ट्रांसफ़र करें ऊपर के न्यायालय में। 5वां है अधिकार परीक्षा लेख, जिसे क्वो वारंटो कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अवैधानिक इलीगल तरीके से किसी पद पर कार्य करने लगता है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा द्वारा यह पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जब तक वह संबंधित व्यक्ति या संस्था उस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक उस पद से उसको हटा दिया जाता है और उसके लिए दंडित किया जा सकता है। आर्टिकल 33 संसद को स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि अनुशासन बना रहे। इस आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करने के अधिकार को भी उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध रिट जारी करने के अधिकार पर लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 34 कहता है कि जब देश में कहीं भी मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हो तो ऐसी स्थिति में आवश्यक कदम उठाने के लिए सैन्य प्रशासन को असाधारण कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे ये अधिकार हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार सैन्य प्रशासन द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के साथ साथ उनको यहाँ तक अधिकार होता है कि वो मृत्यु दंड तक भी लागू कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को नुकसान के लिए यथासंभव क्षतिपूर्ति भी दी जा सकेगी, इस तरह की भी व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल 35 में प्रावधान है कि कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो विधि बनाया जाएगा, जो विधि का निर्माण होगा, केवल संघीय संसद के क्षेत्राधिकार में होगा। राज्य की विधान पालिकाएँ ऐसा नहीं कर सकती हैं, ऐसा आर्टिकल 35 में कहा गया है। अब हम अगर देखते हैं तो एक आर्टिकल 352 जिसके तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो आर्टिकल 352 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात जिस समय लगाया गया हो तो उस समय आर्टिकल 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि इसको छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के लिए है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार हैं और सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रश्न अभी हाल के वर्षों में काफ़ी चर्चित रहा है। हाल ही में आप देखेंगे कि पिछड़ेपन के आधार पर सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोण के साथ आर्थिक आधार को भी आरक्षण का आधार मान लिया गया है, जैसा कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सरकार ने 2019 में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया और इसे संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में जोड़ दिया गया। वास्तव में EWS के निर्धारण के लिए वार्षिक आय की सीमा जो 8 लाख निर्धारित की गई वो काफ़ी विवादास्पद रहा था, क्योंकि जहां भारत में गोवा जैसे राज्य में पर कैपिटा इनकम 4 लाख है तो बिहार जैसे गरीब राज्य में मात्र 40,000 रुपये है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के मामले में सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अनुमति प्रदान करता है, लेकिन नकारात्मक भेदभाव को अनुमति प्रदान नहीं करता है। और ये उचित भी है। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं जो एक ही माँ बाप के हैं और एक कमज़ोर है तो उसके लिए विशेष उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है, तो ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा परिवार में। उसी तरह से राज्य अपने नागरिकों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये न्यायोचित है। तो निष्कर्षतः हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हम सभी लोग संकल्प लीजिए कि मौलिक अधिकार के सकारात्मक अर्थ में हम प्रयोग करें और अपने मूल कर्तव्य का भी साथ में पालन करें। साथ ही उम्मीद करते हैं कि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लोक कल्याण के उद्देश्य से पालन करेगी, न किसी विशेष व्यक्ति अथवा संस्था को लक्ष्य में रखकर ऐसा नहीं करेगी। ऐसा करने से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में टकराव उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से संक्षेप में अंततः हम कहना चाहेंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त न्यायपालिका द्वारा संरक्षित नागरिक अधिकार है मौलिक अधिकार, और इसका महत्व व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए, विधि का शासन बनाए रखने के लिए, सामाजिक समानता और कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा बनाए रखने में अहम है।
और यह जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रति, राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। धन्यवाद।